हेलो प्यारे बच्चों। तो मैं हूँ आदित्य शंकर रमन। मैं आप लोगों का फिजिक्स पोर्शन लूँगा। ठीक है। तो लास्ट के जो 2 लेक्चर्स थे वो गूगल मीट पर उतने अच्छे से हो नहीं पाया। तो बेसिकली आप ये समझो कि आज से हमारा प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट होता है। ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले जो हम लोग बात डिस्कस करेंगे वो ये कि इसके पहले जो आप लोग पढ़ते थे साइंस, है ना, एक कंबाइंड सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते थे। अब आप 9th स्टार्ट करने वाले हो और यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ें जो है अब बढ़ जाएंगी, है ना। साइंस को अब आप 3 पार्ट में पढ़ोगे, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि साइंस क्या होता है। व्हाट इज साइंस? ठीक है। तो साइंस क्या है बेटा? ये है एक, बेसिकली देखो, जब कोई भी सब्जेक्ट है उसके बारे में, मतलब सब्जेक्ट शुरुआत से ही इतना डेवलप नहीं है कोई भी सब्जेक्ट। जब हमारी सिविलाइजेशन डेवलप हुई, सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो आपको पता है कि हमें कुछ भी नहीं आता था, है ना, चीज़ें कुछ भी पता नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमें अलग अलग फील्ड के बारे में नॉलेज होता गया और उसको हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में जो भी नॉलेज है उसको हमने अगर एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम लोग साइंस। मतलब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ नॉलेज अबाउट एनी पर्टिकुलर फील्ड, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक है। तो जैसे फिजिक्स है तो उसमें एक फील्ड के बारे में चीज़ें हैं, केमिस्ट्री है उसमें एक डिफरेंट फील्ड के बारे में चीज़ें हैं, है ना। पॉलिटिकल साइंस, उसमें पॉलिटिक्स के बारे में जो चीज़ें हैं उसको सिस्टमेटिक वे में रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें साइंस, बेसिकली मतलब साइंस मतलब होता है टू नो, पता करना, नॉलेज होना, और उसको फिर आप सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हो, उसी को हम लोग साइंस कहते हैं। ठीक है। तो साइंस जो है वो फर्दर क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है बेटे। साइंस को हम लोग क्या करते हैं, फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और ये हो गया आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है। तो अब जो है आपको अलग अलग टीचर्स इनको डील करेंगे। ठीक है। तो मैं आदित्य शंकर रमन आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है। अब देखो, साइंस में वैसे तो तीनों के तीनों पार्ट मीन्स तीनों प्रकार के जो साइंस हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इनमें से भी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिजिक्स होता है। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि फिजिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसके पीछे रीज़न है। बिकॉज फिजिक्स जो है वो डायरेक्टली हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करता है, हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ है आपका फिजिक्स। ठीक है। ये आपके डेली लाइफ को इम्पैक्ट करता है। आप इसकी चीज़ें जो है, इसके एग्जाम्पल्स जो है वो आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हो। कहीं पर भी आप अननोइंगली या नोइंगली आप इसको हर जगह पे यूज़ कर रहे हो, फिजिक्स को हर जगह यूज़ हो रहा है। आपको भले फिजिक्स के बारे में पता हो या नहीं पता हो, आप फिजिक्स को यूज़ कर रहे हो। ठीक है। तो फिजिक्स को जो एक्सप्लेन किया जाता है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिजिक्स को कहा जाता है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द branch of science which deals with the study of, it is the branch of science which deals with the study of nature and its natural phenomena। ठीक है। नेचर एंड इट्स नेचुरल फिनोमेना। तो देखो बेटा, यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, नेचर के बारे में पढ़ते हैं और नेचर से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो भी देखो, आप अपनी नज़र उठाओ,
और आपको दिखाई देंगे। रात का समय है अगर मान लो, तो रात के समय में आपको क्या दिखाई देते हैं बेटे? तारे दिखाई देते हैं, स्टार्स दिखाई देते हैं। स्टार्स आपको ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं। तो क्वेश्चन उठ जाता है भाई वाई स्टार्स ट्विंकल्स, है ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों है? तो रीज़न इज ऑप्टिक्स, लाइट के कारण होता है ना। ये आप कहाँ पढ़ोगे? फिजिक्स में पढ़ोगे। और भी आप चीज़ें उठा करके देखो, कभी बारिश का समय होता है तो बारिश क्यों होती है, क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें क्या है? फिजिक्स है। फिर आप देखो लाइट का थंडरिंग सुनते हो, थंडरिंग हो गया, स्ट्राइकिंग हो गया, है ना, लाइटनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? फिजिक्स के अंदर आप इसको पढ़ते हो। एक बहुत ही खूबसूरत फेनोमेना है, नेचुरल फेनोमेना, जिसको आप कहते हो रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो का फॉर्मेशन भी किसकी वजह से है? फिजिक्स के कारण है। ठीक है, ये भी आप पढ़ेंगे कि why rainbow is formed, how rainbow is formed, everything will be explained in physics। आप जो कुछ भी सोच सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि फिजिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये आपके लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके लाइफ में 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, तो आप सबसे पहले बोलोगे, ठीक है, सबसे पहले बोलोगे लाइट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है आज के दिन में हमारे लाइफ में। जैसे कि लाइट अगर एक दिन ना रहे तो देखो आपकी हालत क्या होती है ना। आपकी ज़्यादातर जो सुख सुविधा की चीज़ें हैं वो आपकी लाइट से ही जुड़ी हुई होती है, ऑब्वियसली। ठीक है, तो बेटा लाइट कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? तो वो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो फिजिक्स की एक बहुत बड़ी देन है ना, बहुत बड़ा गिफ्ट है इलेक्ट्रिसिटी। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया, और वो आज तक डेवलप होते होते देखो आपके ज़्यादातर जो गैजेट्स हैं, ज़्यादातर जो डिवाइसेस हैं, वो सब इलेक्ट्रिसिटी से ही ऑपरेट होते हैं। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आपकी लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो जाती है। तो ये हुआ देखो सबसे बड़ा गिफ्ट फिजिक्स का आपके लिए, जो आपके डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा अगर मैं दूसरी चीज़ बोलूँ तो वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बिना आप सोचो आपकी लाइफ कितनी सिमटी हुई होती है ना। आज आप यहाँ से वहाँ कहीं से कहीं भी घूम सकते हो, लंबी लंबी दूरियाँ आज हम बहुत आसानी से तय कर लेते हैं। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा गिफ्ट है वो फिजिक्स का है। उन फिजिक्स के कारण स्टीम इंजन की खोज हुई। स्टीम इंजन के बाद फिर और नए नए प्रकार के इंजन्स आए, ट्रांसपोर्टेशन और ज़्यादा फास्टर और फास्टर होता गया, और आज देख रहे हो कि कितने फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अपने पास अवेलेबल है आज के टाइम पर। ठीक है, और इसके वजह से हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको कहते हो आप, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, उसके कारण जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो भी हुआ। तो देख पा रहे हो आप किस तरीके से ये हमारे लाइफ से अटैच्ड है। आपकी कार चलती है, बाइक चलती है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू फिजिक्स। नाउ ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट गिफ्ट हो गए। तीसरी बातें सोचो, तीसरी चीज़ जो है वो है आपका मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, मशीन, जितनी भी ऑटोमेटेड मशीन्स है, ये सारी की सारी जो है वो फिजिक्स की गिफ्ट है, फिजिक्स की देन है। ठीक है, ये इतने जो गैजेट्स हैं वो बिना फिजिक्स के पॉसिबल नहीं थे। ठीक है, आरी बात समझ। आज आप मोबाइल के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, और ये है किसकी देन? आप पहले के टीवी वगैरह देखो, टीवी वगैरह कितने बड़े बड़े होते थे, कंप्यूटर कितने बड़े होते थे, वो सब चीज़ें देखो छोटी होकर के कितनी छोटी हो गई है। वो किसकी वजह से है? एक सेमीकंडक्टर करके डिवाइस होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट हुआ और चीज़ें इतनी छोटी होती चली गई कि आपकी इतनी छोटे से फ़ोन में पूरी दुनिया समा जाती है। ठीक है, तो देखो ये जो 3 मैंने एग्जांपल्स दिए वो आप सोच सकते हो कि इन तीनों के बगैर आप अपनी ज़िंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इतनी इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स हमारे लाइफ में। तो ये तो एक बाउंड्री है, मतलब एक इसको बता रहा हूँ मैं कि फिजिक्स क्या करता है आपके लाइफ में, है ना। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा
कि फिजिक्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और आपको पता भी है, आप यूज़ भी करते हो इसको, बस ये नहीं पता कि हाँ इसके पीछे रीज़न क्या है। तो फिजिक्स इस मैटर में काफ़ी अलग हो जाता है कि आपको चीज़ें सीखना नहीं है, आपको चीज़ें पता है, बस आपको उसके पीछे का बिहाइंड द सीन जो बोलते हैं, सीन के पीछे क्या है वो नहीं पता है, बस उसी को आपको पता करना है। ठीक है, तो आपको पढ़ना नहीं, आपको डिस्कवर करना है कि हाँ भाई इसके पीछे ये फैक्ट है क्या, इसके पीछे ये फैक्ट है क्या, बस इतना ही तो करना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि फिजिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। तो फिजिक्स का डेफिनेशन आपने नोट किया होगा। ओके, चलिए चलिए तो बच्चों क्लास 9th है आपका। देखो बेटे, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आपने जो भी डिसाइड किया है, आपको जो भी बनना है, चाहे वो नीट लेना हो, आपको जेई लेना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कभी भी ये मत सोचना कि हम जब 10th पास कर जाएंगे तब जाकर के हम इन चीज़ों की प्रिपरेशन करेंगे। नहीं, आज की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है, बच्चे काफ़ी एडवांस हो गए हैं, वो बहुत जल्दी ही अपनी गोल को भी फिक्स कर लेते हैं और उसके ऊपर काम करना भी शुरू कर देते हैं। तो यही राइट टाइम है 9th 10th, जब आपको बेस बनाने का मौका मिलता है, फाउंडेशन बनाने का मौका मिलता है। ठीक है, तो अभी के समय में आपको जो है शुरुआत कर देनी है उन चीज़ों का जो आपको 11th और 12th में ज़रूरत पड़ेगा। हमारा जो सिलेबस का डिज़ाइन होता है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस का डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से है कि जो आप क्लास 9th में पढ़ते हो वो आप क्लास 11th में पढ़ते हो, जो आप क्लास 10th में पढ़ते हो वो आप क्लास 12th में पढ़ते हो। ठीक है, तो 9th इज़ फंडामेंटल ऑफ फाउंडेशन ऑफ क्लास 11th। ठीक है, उसी तरीके से 10th विल बी फंडामेंटल ऑफ क्लास 12th। तो अगर आप 9th को अच्छे से पढ़ते हो आपका 11th ईजी हो जाएगा, 10th को अच्छे से पढ़ते हो आपका 12th ईजी हो जाएगा, और ये 4 साल अगर आपको अच्छे से कट गया तो आप दुनिया का कोई भी कंपटीशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो यू हैव टू बी इन कंपटीशन मोड फ्रॉम राइट नाउ। अभी से आपको उसी तरीके से सोचना है कि हमें हमारा कंपटीशन जो भी है, हमने नीट चूज़ किया है, हमने जेई चूज़ किया है, उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो हमारी जो स्टडी होगी बिल्कुल उसी तरीके की होगी, पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि हमें 11th तक को टच करना है, 11th तक के लेवल को भी टच करना है। तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ एनसीईआरटी तक ही रहेंगे अपन। हाँ, एनसीईआरटी में जो है वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उससे थोड़ा ऊपर पढ़ेंगे ताकि 11th और 12th में हमें हेल्प मिले। ओके, आ रही बात समझ में? तो चलिए देखो बेटा, फिजिक्स के बारे में कहा जाता है कि देखो कोई भी सब्जेक्ट है, या मैं जब आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इंटरेक्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए ताकि मैं आपको समझा सकूँ, बता सकूँ, है ना? उसके लिए ज़रूरी है लैंग्वेज का, है। अगर मुझे लैंग्वेज आती है जो आपको समझ आती है तो मैं आपको समझा पाऊँगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं समझा सकता। बात आ रही समझ में? सिमिलरली फिजिक्स की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है और बिना लैंग्वेज के आप उसको समझ नहीं सकते। ठीक है, तो फिजिक्स को समझने के लिए कौन सी लैंग्वेज चाहिए? वो है मैथमेटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। क्यों कहता हूं ऐसा? मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि यहाँ पर थ्योरेटिकल बहुत कम होती है चीज़ें, और उसकी जो
एक्सप्लेनेशन है वो मैथमेटिकल फॉर्मूला में उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको मैथमेटिकली डिराइव करना होगा, मैथमेटिकली आपको उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो बेटे जो आप नॉर्मल मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री ये सारी चीज़ें पढ़ते हो उसकी ज़रूरत हमें भी पड़ती है, और अभी से लेकर के क्लास 12th तक आपको मैथमेटिक्स का भरपूर उपयोग होगा। तो आप जो क्लास और 9th और 10th में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि वो आपको मैथमेटिक्स में तो मार्क्स दिलाएंगे ही दिलाएंगे, प्लस फिजिक्स भी आपका आसान हो जाएगा। फिजिक्स उसी का अच्छा होता है जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होता है, एकदम कॉम्प्लीमेंट्री है। आपका मैथमेटिक्स अच्छा, आपका फिजिक्स अच्छा, नो डाउट, कुछ दिक्कत ही नहीं होगा उसको जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको मैथमेटिक्स को अच्छा रखना है, आपकी कैलकुलेशंस अच्छी होनी चाहिए। आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उतना ईजी से आप आंसर लाओगे और उतना आपका जो पेपर में टाइम है वो सेव होगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स पोर्शन पर भी ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ कि हम इस शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले अपन कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें फिजिक्स को पढ़ने के लिए जो चाहिए हैं वहाँ से शुरुआत करेंगे। बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। देखो बेटे, फिजिक्स जो है एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट मतलब क्या कि यहाँ पर आप ऐसा हवा में बातें नहीं कर सकते कि हाँ ऐसा है, आपको दिख ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। आपको हर चीज़ दिखता है, हाँ, और आपको एक्सपेरिमेंटली करके या तो आपको आंखों के सामने रख के दिखाना पड़ेगा, या तो आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करके देना पड़ेगा, तभी आपको फिजिक्स वाला बंदा आपको मानेगा कि हाँ ये चीज़ फैक्ट है, अदरवाइज नहीं मानेगा। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। हाँ, फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? आपको लैब जाना पड़ता है ना। हर स्कूल में एक लैबोरेटरी होती है, लैबोरेटरी के अंदर जा करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी फैक्ट है, कोई भी लॉ है, उसको आप क्या कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटली खुद करके देख सकते हो कि हाँ ये फिजिक्स वाले सर ने या फिजिक्स वाले किसी बुक ने अगर ऐसा बोला है तो ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये आप वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट। तो आई होप कि आप जरूर लेबोरेटरी गए होंगे, लैब कभी ना कभी गए होंगे और वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तो किया होगा। तो जब हम किसी लैब में जाते हैं और वहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त हमें कुछ चीज़ों का मेजरमेंट लेना होता है। बिना मेजरमेंट के आप एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते। हाँ, हर एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और मेजरमेंट के बिना एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, एक्सपेरिमेंट के बिना फिजिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेजरमेंट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का। तो चलो समझते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है और किस चीज़ का मेजरमेंट करते हैं। तो भाई जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहाँ पर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है वो समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, सी, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप माप सकते हो, मेजर कर सकते हो, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। लाइक मेरी वेट है, माप सकते हैं भाई, मेरी लेंथ है, मेरी हाइट है, वो माप सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मेरा बॉडी टेम्परेचर माप सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, चावल है, चावल को हम वे कर सकते हैं भाई, हाँ 5 kg, 2 kg, 3 kg, इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। जो कुछ भी चीज़ें हैं, इस रूम का एरिया है, इस बोर्ड का एरिया है, मैं वो माप सकता हूँ, इसकी लेंथ है, मैं मेजर कर सकता हूँ। तो जो कुछ भी मापा जा सकता है उसको कहते हैं बेटे फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग
that can be measured is called physical quantity। ठीक है। और कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप माप नहीं सकते? जैसे कि खुशियां माप सकते नहीं, है ना? ये तो एक फीलिंग है, इसको हम माप नहीं सकते। हाँ, गम, मैं दुखी हूँ, कोई माप सकते कि आप कितने दुखी हो? नहीं। तो इनको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते। जिनको माप सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, जिनको नहीं माप सकते उनको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो हो गया जिसको हम माप सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बांट सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके से बांट सकते हैं। एक को कहते हैं बेटा स्केलर, और एक को कहते हैं वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। आ रही बात समझ में आपको? इस तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में बांट देते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सी, अगर मान लो आप एक शॉप पे गए और शॉप पे आपको मान लो शुगर खरीदना है, तो आप आपसे शॉप वाला पूछेगा कि बेटा क्या चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? मुझे 1 kg शुगर चाहिए। ठीक है, 1 kg शुगर चाहिए। या फिर मान लो पल्स चाहिए, पल्सेस चाहिए, तो आपसे शॉपकीपर पूछेगा भाई क्या चाहिए, तो आप बोलोगे 1 kg पल्सेस चाहिए। तो इन चीज़ों में कहीं भी डायरेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ आपको क्या बताना है? हाउ मच, कितनी क्वांटिटी चाहिए, हाउ मच या हाउ मेनी, है, इतनी ही बात रहेगी, उसमें डायरेक्शन नहीं रहेगा। आपसे ये नहीं पूछेगा बेटा 1 kg राइस जो है वो ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, दाएं चाहिए, बाएं चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, है ना? आ रही बात समझ में? तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। उनको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक, तो ऑल दोज क्वांटिटीज which have only magnitude or those quantities which have only magnitude, no direction, are called scalar quantity। ठीक है, इनको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बेटे, लेंथ है, मास, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो इनको कहते हैं अपन स्केलर क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, अब देखो बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें आपको डायरेक्शन बताना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि मुझे आपने धक्का दिया, तो मैं किस तरफ गिरूंगा? धक्का दिया मतलब आपने मेरे ऊपर फोर्स लगाया, तो मैं किस डायरेक्शन में गिरूंगा? तो ये तो डिपेंड करता है बेटा, है? आप ऐसे नहीं बोल सकते जब तक आपको ये नहीं बताया जाएगा कि फोर्स किधर से लगाया, धक्का आपने किधर से लगाया,
तब तक आप ये नहीं बता सकते कि मैं किधर गिरूंगा। सामने से ऐसा लगेगा तो मैं पीछे की ओर गिरूंगा, इधर से लगेगा तो मैं इधर गिरूंगा, इधर से लगेगा तो मैं इधर गिरूंगा। तो यहाँ देखो बिना डायरेक्शन बताए आप एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते। आ रही बात समझ में? तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको बताने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो वैसे क्वांटिटीज को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ऑल दोज क्वांटिटीज which have magnitude and direction both। ठीक है, वो सारी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों भी है। और इसके साथ साथ देखो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी जो होता है वो सिंपल जो आप मैथमेटिक्स के अलजेब्रा पढ़ते हो उसके द्वारा रूल होते हैं, मतलब उसके रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे 2 + 2 है वो 4 होगा, 2 + 3 है वो 5 होगा, कोई बात नहीं। 3 - 2 1 होगा। तो नॉर्मल जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होते हैं वो फॉलो करता है स्केलर क्वांटिटी। बट वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी 2 + 2 4 होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। 2 + 2 4 भी हो सकते हैं, 2 + 2 0 भी हो सकते हैं, 2 + 2 3 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर के जो ऐड करने का तरीका होता है, उसके प्रोडक्ट का तरीका होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, उसको कहते हैं लॉ, उसके लिए अलग लॉ है, नियम है। ठीक है, तो वेक्टर होने के लिए 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और साथ में उसको लॉ जो है, स्पेशल लॉज हैं वेक्टर एडिशन के, उनको फॉलो करना चाहिए, तब जाकर के हम उनको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो ऑल दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड follows law of vector addition are called vector quantity, एग्जाम्पल के तौर पर फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, मोमेंटम एटसेट्रा। ओके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम एक एक करके क्वांटिटीज को पढ़ते जाएंगे, हर क्वांटिटी के साथ मैं आपको ये बताते चलूंगा कि कौन सा क्वांटिटी स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। ये पूरे 2 साल यूज होने वाली चीज है। हमेशा हम कोई भी नई क्वांटिटी आएगी तो उसको हम लिखेंगे कि हाँ भाई ये चीज क्या है, स्केलर है या वेक्टर है। तो जस्ट अ बेसिक नॉलेज। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया बेटा स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक, तो अभी तक जो डिस्कशन हुआ उसमें हमने ये सीखा कि क्वांटिटीज क्या, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो हो गया जिसको हम मेजर कर सकते हैं, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह के होते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्या हो गया? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्या हो गया? जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होते हैं और जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये इतनी सारी बातें हमने जाना। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन ही क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। अब ये मेजर कैसे करेंगे? मेजर कैसे करेंगे? तो बात हो रही है मेजरमेंट की। मेजरमेंट देखो बेटा, कोई भी क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप एक शॉप पे जाते हो और एक शॉप पे जाकर के अगर आप बोलते हो कि भाई 1 kg राइस दे दो, तो उसके पास देखो इस तरीके की एक क्या होती है, ठीक है, इस तरीके का एक बैलेंस होता है। इसमें क्या किया, इधर हम एक स्टैंडर्ड होता है 1 kg का, उसको रख दिया जाता है,
और इधर आपको जो भी सामान चाहिए वो रखा जाता है। ठीक है, तो बेटे इस पे तब तक वो सामान डाला जाता है जब ये और ये बराबर ना हो जाए। जैसे ही बराबर हो जाता है तो आपको क्या बोला, ये लो भाई 1 kg। हाँ, तो आप क्या कर रहे हो देखो, तो बेसिकली आप एक फिजिकल क्वांटिटी को, है ना, एक स्टैंडर्ड, और ये जो 1 kg होता है ना, वो हर किसी के पास, किसी भी शॉप पे जाएंगे तो वो एक ही रहेगा, अलग अलग नहीं होगा, है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड है, कहीं पर भी ये एक ही रहेगा। तो मेजरमेंट क्या चीज़ है, इसमें हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। जब ये कंपैरिजन हो जाता है हम उसको कहते हैं कि हाँ भाई हमने मेजर कर लिया। तो व्हाट इज मेजर, या फिर आप अगर कपड़े के शॉप पे जाते हो, कपड़े के शॉप पे देखो एक ऐसा डंडा रहता है 1 मीटर का। हाँ, तो वो स्टैंडर्ड है, लंबाई को मापने के लिए वो स्टैंडर्ड, लंबाई एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ, उसको मापने के लिए ये एक स्टिक है जिसको मीटर स्केल कहते हो। तो आपको अगर 5 मीटर कपड़ा चाहिए तो वो 5 बार ऐसा 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 कंपेयर करेगा और आपको दे देगा। तो मेजरमेंट मीन्स द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विद अ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। वो जो स्टैंडर्ड होता है, हाँ, जिसको हम यूनिट के तौर पर यूज कर रहे हैं, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, सब कोई उसको मानते हैं, है ना, सबने उसको अपनाया है। ठीक है, तो हम मेजरमेंट कहते हैं इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग a physical quantity with an internationally accepted standard, an internationally accepted standard of similar nature। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विथ एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ सिमिलर नेचर। अब देखो, हम मास को मास से कंपेयर कर सकते हैं। केजी से हम आपका टेम्परेचर तो नहीं नाप सकते हैं, या फिर मीटर स्केल से आपका वजन नहीं नाप सकते, है ना। तो हर एक के लिए, हर एक अलग अलग क्वांटिटी के लिए, लंबाई के लिए मीटर स्केल बना है, वजन मापने के लिए, मास को मेजर करने के लिए केजी बना है, टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मोमीटर बना है। तो हर एक के लिए एक अलग प्रकार का क्वांटिटी स्टैंडर्ड बना हुआ है। ठीक है, तो हम उसको उसी के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये मेजरमेंट हो गया, एक स्टैंडर्ड को उस नेचर के क्वांटिटीज के साथ कंपेयर करना, उसी को कहते हैं मेजरमेंट। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया कि मेजरमेंट करना है तो आपके पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, तभी तो आप कंपेयर करोगे, फिर तो आपका मेजरमेंट कंप्लीट होगा। तो ये स्टैंडर्ड क्या है? ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं उसको कहते हैं बेटा यूनिट। ठीक है, तो जो भी इंटरनेशनली हमने स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट करके रखा है, जिसको हम कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, यूनिट। तो इसको कहेंगे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड which are used for internationally accepted standard which are used for measurement are called unit। इनको हम क्या कहते हैं बेटे, यूनिट कहते हैं। आगे बात समझ में? अब अलग अलग क्वांटिटीज है, बहुत सारी क्वांटिटीज है, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, बहुत सारी तरह की क्वांटिटीज है। तो हर एक क्वांटिटी के लिए एक हमने स्टैंडर्ड बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, एक सेट बन जाता है कि भाई
ये क्वांटिटीज के ये यूनिट है। तो इसको क्या कह देते हैं हम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कई सारे यूनिट्स है ना, तो मिला करके क्या बन गया, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो बेटे मोस्टली जो पॉपुलर यूनिट्स हैं, यूनिट के सिस्टम हैं, वो तीन हैं। तीन फेमस सिस्टम ऑफ यूनिट्स हुए। एक कहलाता है बेटा MKS सिस्टम, दूसरा हुआ CGS सिस्टम और तीसरा हुआ FPS सिस्टम। ये तीन प्रकार के सिस्टम ऑफ यूनिट्स पॉपुलर हुए, ठीक है। अब ये क्या, कैसे नाम पड़ा और क्या मीनिंग है इसका, MKS, CGS, FPS क्या है ये? तो देखो, जैसे कि नंबर है, हाँ, हमारे जो नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम, उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इतने ही डिजिट हैं, ठीक है। इन डिजिट से आप क्या कर सकते हो, दुनिया का कोई भी नंबर बना सकते हो, है ना। हर एक नंबर को अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, इनसे ही हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। हमको करोड़ बनाना हो, 1.5 करोड़ बनाना हो, कितना भी बनाना हो, हम इनसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए बेटे, फंडामेंटल हो गए। बाकी इससे हम कुछ भी बना सकते हैं। सिमिलरली जो हमने फिजिकल क्वांटिटीज देखे, कितने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनमें से कुछ जो है वो फंडामेंटल है, बाकी को क्या करते हैं, उसी से डिराइव कर लेते हैं, उससे हम निकाल लेते हैं। तो जो एकदम से फंडामेंटल है उनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और जो उनसे बनाए जाते हैं उनको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो बेटे हमारे फिजिक्स में स्टार्टिंग के टाइम, वो जमाना था न्यूटन का जमाना, ठीक है। वो मैकेनिक्स वाले आदमी थे और उनके नज़र में तीन क्वांटिटी सबसे ज़्यादा फंडामेंटल था, ठीक है। तीन क्या क्या थे वो, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास और टाइम, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो चलो सबसे पहले इधर साइड में मैं लिख देता हूं क्या होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हुआ जो किसी और के द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो सकता, ठीक है, जिसको और किसी, जो कोई और चीज पर डिपेंड नहीं करता। दोज क्वांटिटीज which are independent from others, किसी पे डिपेंड नहीं करते, ये independent from others are called fundamental physical quantity, ठीक है। those quantities which are independent from others are called fundamental physical quantity, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो है ये तीन को फंडामेंटल माना गया, लेंथ, मास और टाइम को, इसको फंडामेंटल माना गया, ठीक है। और इसी के बेसिस पर, ठीक है, इसी के बेसिस पर बाकी सारी क्वांटिटीज क्या हो जाती थी, डिराइव्ड हो जाती थी। तो जो डिराइव्ड हो जाती थी उनको क्या कहते थे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दो तरीके से फिजिकल क्वांटिटी हो गया, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। तो अब देखो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल वो था जो किसी पे डिपेंड नहीं करता था, और डिराइव्ड वो होता है जो फंडामेंटल पे डिपेंड करता है, ठीक है, which depends on fundamental
फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, उनको हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो चलो, हमको फंडामेंटल पहले सीखना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिराइव्ड ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। चलो, तो बेटे ये जो सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम, वो कैसे आया हम ये समझ रहे थे। तो देखो, लेंथ, मास और टाइम, ये तीन क्या माना गया, फंडामेंटल माना गया। तो एमकेएस सिस्टम में लेंथ को लिया गया मीटर में, मास को लिया गया किलोग्राम में और टाइम को लिया गया सेकंड में। ठीक है, यानी लेंथ का यूनिट क्या था, मीटर, मास का यूनिट क्या था, किलोग्राम, और टाइम का क्या था, सेकंड। तो बेटे हर एक का जब आप फर्स्ट लेटर लेते हो, ठीक है, तो देखो क्या बन जाता है, एमकेएस सिस्टम। तो व्हाट इज एमकेएस सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, उसको अपन एमकेएस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से सीजीएस सिस्टम में लेंथ को हम सेंटीमीटर में, इसको ग्राम में और टाइम को सेकंड में। अगेन आप फर्स्ट लेटर लो बेटे, देखो क्या बन जाता है, सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम क्या हो गया, वो सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, उसको हम सीजीएस सिस्टम कहते हैं। और फाइनली एफपीएस सिस्टम। ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं बेटा, लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में, ऐसा मेजर करते हैं। तो फिर से फर्स्ट लेटर, और ये बन गया एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। ठीक है, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम। इस तरीके से तीन प्रकार के सिस्टम ऑफ यूनिट्स बने। ठीक है, क्लियर? तो देखो हर एक सिस्टम का आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, ये तीन प्रकार के सिस्टम होते हैं। अब देखो क्या था कि ये जो एमकेएस और सीजीएस सिस्टम है, ये फ्रेंच सिस्टम था, फ्रांस के आसपास ज़्यादा चलता था। और ये जो एफपीएस सिस्टम है वो एक ब्रिटिश सिस्टम था, ब्रिटेन में ज़्यादा चलता था। अब क्या हुआ, बाद में ऐसा महसूस किया गया कि ये अलग अलग सिस्टम होने से अच्छा है कोई एक ऐसा सिस्टम होता जो कि सब जगह एक समान रूप से वैलिड होता, हर जगह, है ना, मतलब उसकी इंटरनेशनल पहचान होती। ऐसा एक सिस्टम की जरूरत पड़ी। प्लस जैसे जैसे हमारा फिजिक्स डेवलप हुआ, अब सिर्फ इन तीन क्वांटिटीज से काम नहीं चल रहा था। ठीक है, कुछ और नए नए क्वांटिटीज आते चले गए। ठीक है, तो नंबर्स को भी बढ़ाने की जरूरत पड़ी। तो ये एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस सिस्टम के जगह एक नया सिस्टम लाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो फ्रांस में एक मीटिंग हुई, सारे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज थे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे हुए और उन्होंने मिलकर के एक नया सिस्टम बनाया, जिसमें इन सब सिस्टम्स में जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करके एक नया सिस्टम लाया गया और उसको कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज एसआई सिस्टम। ठीक है, इन तीनों के ऊपर, ठीक है, एक नया सिस्टम लाया गया, एसआई सिस्टम। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द एसआई सिस्टम। एक्चुअल में आपकी स्टडी यहां से शुरू होगी। ठीक है, बाय बाय।